नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय में वाक्य तथा वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम उदाहरण के सहित समझेंगे कि कौन सा कैसा वाक्य है, इनके प्रकार पढ़ेंगे वाक्य के, उन्हीं के बारे में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज देखते हैं वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिला दिए जाते हैं तो वाक्य बनते हैं। दोस्तों, शब्द के बारे में हमने पढ़ा था। शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं शब्द, यानी वर्ण से बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह होता है शब्द। अब यहाँ पे शब्दों का मेल जब होगा दो या दो से अधिक तो वहाँ पे वाक्य बनेगा। दोस्तों, आते हैं और अच्छे से समझेंगे इसकी परिभाषा और क्या कहती है। शब्दों का वह समूह, दोस्तों वह लिखा है यहाँ पे, वह समूह जिससे पूरा का पूरा भाव स्पष्ट हो जाए। शब्दों का ऐसा समूह बनाएंगे जिससे एक पूरा भाव स्पष्ट हो जाए। पूरे शब्दों का जो मेल करेंगे उनसे एक भाव स्पष्ट हो जाए तो वाक्य कहलाएगा। दोस्तों, ये अच्छी परिभाषा है, इसको याद रखेंगे कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह कह सकते हैं। दोस्तों, यानी भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, सार्थक इकाई तो हमारी शब्द ही हो जाएगा, लेकिन पूर्ण सार्थक इकाई की बात करें तो वाक्य कहलाएगा। दोस्तों, मेन परिभाषा याद रखेंगे, शब्दों का वह समूह जिससे पूरा का पूरा भाव स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। ये याद रखेंगे। दोस्तों, अब आइए वाक्य के अंग देखते हैं या घटक के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वाक्य के अंग या घटक के बारे में, तो वाक्य के घटक हैं हमारे दो, यानी अंग दो हैं। दोस्तों, कौन कौन से? उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या है? दोस्तों, उद्देश्य होता है जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में वाक्य में कहा जाए वो हमारा उद्देश्य होता है। जिसके विषय में कहा जाए यानी कर्ता या कर्ता का विस्तार। मेन कर्ता होता है जिसे उद्देश्य कहा जाता है, और उसका विस्तार होगा कोई तो वो भी हमारा उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो इसको जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता या कर्ता का विस्तार, ये होगा हमारा उद्देश्य। उसके बाद आता है दोस्तों विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, मतलब कर्ता के विषय में उस वाक्य में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ भी शब्दों में व्यक्त किया गया है वो हमारा विधेय कहलाएगा। तो इसको हम और कह सकते हैं, इसको क्रिया तथा क्रिया का विस्तार भी बोल सकते हैं। इसको उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात क्रिया और क्रिया का विस्तार हमारा विधेय कहलाता है। तो ये हुए हमारे वाक्य के अंग। दोस्तों, इसको उदाहरण की सहायता समझ लेते हैं कि उदाहरण में कैसे क्या उद्देश्य है, कौन सा विधेय है। जैसे लिखा है राम विद्यालय जाता है, ये है वाक्य, राम विद्यालय जाता है। तो इसमें जो है कर्ता हमने क्या देखा, जिसके विषय में कहा जा रहा है वो कौन है? राम के विषय में कहा जा रहा है कि राम विद्यालय जाता है, तो कौन जाता है? राम जाता है, यानी कर्ता हमारा राम है। यही हमारा उद्देश्य कहलाएगा। दोस्तों, यही हमारा क्या होगा? उद्देश्य होगा। और विद्यालय जाता है, ये हमारा क्रिया का विस्तार है, यानी जो कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, जिसके विषय में वो हमारा उद्देश्य होता है, और क्या कर रहा है उसके विषय में, तो वो हमारा विधेय कहलाता है। तो हमारा विद्यालय जाता है विधेय हो जाएगा, बाकी पूरा विधेय हो जाएगा और सिर्फ कर्ता हमारा उद्देश्य होता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, वाक्य के कुछ उपवाक्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो वाक्य के उपवाक्य हमारे होते हैं दोस्तों तीन। कितने होते हैं? तीन उपवाक्य होते हैं। पहला कौन सा है? प्रधान उपवाक्य, दूसरा समानपदी उपवाक्य, तीसरा आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य होता है, वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। दोस्तों, हमने उद्देश्य विधेय के बारे में पढ़ा, वाक्य के दो अंग हैं। तो वही कहता है प्रधान उपवाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो सिर्फ, तो हमारा वो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और उसी तरह समानपदी उपवाक्य में क्या है, जहाँ वाक्य और तथा अथवा या पर आदि से जुड़ा हो। जहाँ पर वाक्य, हमारा जो वाक्य होगा पूरा वो और तथा अथवा या पर से जुड़ा हो, वो हमारा समानपदी उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानपदी उपवाक्य। बस ये चीज़ें बीच में जुड़ा होना चाहिए, तो बस वो हो जाएगा समानपदी उपवाक्य। उसके बाद आता है दोस्तों आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य में क्या कहता है कि ये की होगा, जो सो होगा, क्योंकि होगा, ये आदि शब्दों से अगर
हमारा वाक्य में है कहीं पर ये आदि शब्द, तो हमारा वो ये जुड़े होंगे अगर वाक्य में, तो हमारा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य का मतलब है दोस्तों कि अगर दो वाक्य होंगे उसमें, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, तो वही हमारा आश्रित वाक्य हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। तो ये हुए उपवाक्य हमारे। अब दोस्तों आते हैं मेन वाक्य के प्रकार यानी भेद में। वाक्य के भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इनको दो तरह से पढ़ते हैं, इनके दो प्रकार से भेद निकाले जाते हैं दोस्तों, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसके मुख्य भेद 3 हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर 8 हैं। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर भेद पढ़ेंगे दोस्तों। किसके? रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा भेद रचना के आधार में क्या, सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य कहते हैं दोस्तों इसको। सरल वाक्य क्या होता है, तो कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, अर्थात एक प्रधान क्रिया रखे, मतलब प्रधान उपवाक्य ही हमारा एक सरल वाक्य कहलाएगा दोस्तों, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, जिसमें प्रधान क्रिया रखे। समझे दोस्तों, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो हमारा सरल वाक्य कहलाएगा। मतलब सरल वाक्य सीधा सिंपल वाक्य हो जाएगा वो, एक उद्देश्य और एक विधेय में। तो उसको उदाहरण देखते हैं दोस्तों। मोहन घर जाता है, इसमें मोहन हमारा क्या है दोस्तों, मोहन हमारा उद्देश्य है, घर जाता है हमारा विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, तो हमारा ये सरल वाक्य हो गया। अब ये है सीता फल खाती है, तो सीधा हमारा उद्देश्य हो जाएगा, सीता फल खाती है हमारा विधेय हो जाएगा, तो ये भी हमारा सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो हमारा सरल वाक्य होगा। अब आगे आते दोस्तों, संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य क्या कहता है कि एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्य हमने पढ़ चुके हैं पहले दोस्तों, पढ़ा क्या, एक विधेय हो और एक क्या हो, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी उद्देश्य हो। एक उद्देश्य और एक विधेय हो हमारा प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तो मतलब एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक समान पदी उपवाक्य हो। समान पदी हमने बताया था दोस्तों कि वो जो जो जुड़ने वाले शब्द थे, और, तथा, या, अथवा करके, ये जिसमें जुड़े हैं वो समान पदी उपवाक्य होते हैं। तो यही कह रहा है, जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो, मतलब प्रधान उपवाक्य हो, और एक समान पदी उपवाक्य हो, हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसको और अच्छे समझते हैं दोस्तों। कहता है दो या दो से अधिक सरल व स्वतंत्र वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो होते हैं, और, किंतु, लेकिन, अथवा, इसलिए, एवं, तथा, या कामा हो गया, ना हो गया, इन सब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, यानी दो सरल वाक्य हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हों, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे दोस्तों। ये इतने शब्द याद रखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय याद रखेंगे, इस तरह से लगे हों, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे दोस्तों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दो सरल, इसमें एक सरल वाक्य नहीं होगा, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे, ये भी याद रखेंगे संयुक्त वाक्य में। इसके उदाहरण समझते हैं दोस्तों। उदाहरण में कहता है राम आया और मोहन चला गया। अब दोस्तों हमने देखा और जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है, उसके पहले एक सरल वाक्य लिखा है राम आया, उसके बाद एक सरल वाक्य लिखा है मोहन चला गया। सरल वाक्य कैसे पहचाना दोस्तों, राम हमारा क्या है, उद्देश्य हो गया, आया हमारा विधेय हो गया, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। इसी तरह मोहन हमारा उद्देश्य, चला गया विधेय हो गया। तो ये दो सरल वाक्य और से जुड़े हैं दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी तरह भजन करो सदाचारी बनो, ये दो वाक्य हैं और कामा से जुड़े हुए हैं, कामा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, और जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आगे, पिता ने बहुत जोर दिया और मैं शिक्षक बन गया। दोस्तों शिक्षक बनने सब लोग जा रहे हैं, पिताजी दें या माता जी दें या खुद प्रेरित होकर बने, कोई बात नहीं, कैसे भी बनना है, हमको शिक्षक बन के रहना है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, पिता ने बहुत जोर दिया मैं शिक्षक बन गया। एक ये वाक्य लिखा है दोस्तों, जिसमें पिताजी हमारे जो हो गए वो उद्देश्य हो गया, और बहुत जोर दिया जो हमारा वो विधेय हो गया, और से जुड़े हैं दोनों वाक्य, इसलिए हमारे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे इस तरह। तो ये हो गया हमारे संयुक्त वाक्य दोस्तों, अच्छे से पहचान लेंगे। ये वाक्य अक्सर पूछता है एग्जाम्स में, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या सरल वाक्य कौन क्या है, उसमें एक वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा। अब आते हैं दोस्तों मिश्रित वाक्य में। मिश्रित वाक्य क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य दोस्तों, प्रधान उपवाक्य बताया हमने, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिसमें वो प्रधान उपवाक्य होता है, तथा एक आश्रित उपवाक्य हो दोस्तों। आश्रित उपवाक्य के बारे में हमने बताया था कि जुड़ा हो, क्योंकि जुड़ा हो, आज ये शब्द जुड़े हों तो हमारे वो
मिश्रित ये आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये मिश्रित वाक्य में आएंगे कि एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो, तो हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इसको और अच्छे समझते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य हमारे संयुक्त वाक्य में भी होते हैं दोस्तों, लेकिन मिश्रित वाक्य में भी होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु इनमें एक वाक्य मुख्य तथा दूसरा व तीसरा वाक्य जो होगा उसके अधीन व आश्रित होगा। दोस्तों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है, जो दूसरा वाक्य होगा, दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी और आगे वाक्य होगा, तो जो वाक्य होगा वो पहले पर आश्रित होगा, यानी अधीन होगा उसी के। अगर वो ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा उस वाक्य का, तो वहाँ पे वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मतलब अगर वो वाक्य हटा दिया जाए आगे वाला, तो वो हमारा अधूरा वाक्य आगे का हो जाएगा, वो अधूरा अधूरा सा लगेगा, इसलिए वो मिश्रित वाक्य होगा। इतना याद रखेंगे। संयुक्त वाक्य हमारा अव्यय थे उनसे मिलकर बनता था। दो वाक्य अलग अलग होते थे उसमें भी, लेकिन अव्यय जो जुड़े थे समुच्चय बोधक उन्हीं से मिलकर बनता था, वो याद रखेंगे। और इसमें क्या याद रखेंगे कि एक वाक्य दूसरे वाक्य या तीसरे वाक्य पर आश्रित होगा, तो इतना ये याद रखेंगे। और अधीन वाक्य कौन जोड़ने के लिए क्या वो जोड़ते हैं, अधीन वाक्य जो हैं, जो हमारे आश्रित वाक्य आगे जुड़ेंगे, उनके पहले क्या लगकर जुड़ेगा हमारा, वो देख लेते हैं। जैसे की जुड़ा, अब की के अनेक रूप होते हैं, क्योंकि, जैसा कि, जहाँ की, इस तरह से की के जुड़ेंगे। अब ही जुड़ा, अगर जैसे ज्यों ही जुड़ा, जैसे ही जुड़ा, भले ही जुड़ा, ये सब हमारे अगर जुड़ेंगे तो भी मिश्रित वाक्य होगा। जब तक जुड़ जाए, अब तक जुड़ जाए, तब तक जुड़ जाए, यद्यपि, तथापि जुड़ जाए, यद्यपि पहले वाक्य में होगा, तथापि उसके बीच में होगा, ये जुड़ जाएं। यदि तो जुड़ जाए, यदि वह राम होता तो बहुत अच्छा होता, ये सब चीज़ें हैं। तो यदि तो जुड़ जाए, तो जो जुड़ जाए, ये आदि शब्द अगर जुड़े हों तो हमारे मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। दोस्तों इनको याद रखें कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, इतना याद रखेंगे मिश्रित वाक्य में। बस उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। अब दोस्तों अगर हम लोग देख लें, यदि वर्षा होती अकेले कहा जाए तो हमें अधूरा अधूरा लगेगा। अगर यदि वर्षा होती तो हटा दिया जाए तो खेती नहीं सूखती, अगर इसको ही अकेले लिख दिया जाए तो भी हमें अधूरा वाक्य लग रहा है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे अगर अधूरा लगता है एक वाक्य हटाने से तो हमारा मिश्रित वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होगा, संयुक्त वाक्य में अगर हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी हमारा पूरा लगेगा। बस इतना ही मिश्रित और संयुक्त में अंतर है दोस्तों। यदि वर्षा होती, अब देखिए यदि हो तो जुड़ा है उससे भी पहचान लेंगे, और इससे भी पहचान लेंगे। अगर इतना हटा दें तो अधूरा लगेगा इतना वाक्य, तो उससे भी मिश्रित वाक्य पहचान लेंगे। उसके बाद आता है, उसने कहा कि कल छुट्टी है, उसने कहा कि कल छुट्टी है। अब उसने कहा अकेले कहा जाए दोस्तों, उसने कहा जाए तो हमारा अधूरा लगेगा दोस्तों, अधूरा लगेगा, ऐसा लगेगा इसके आगे कुछ होना चाहिए तभी हमारा वाक्य पूरा होगा, तो वो हमारा वही हम समझ जाएंगे वो मिश्रित वाक्य है। अब की कल छुट्टी होगी कहा जाए तो भी हमें इतना अधूरा लगेगा, मिश्रित वाक्य है मतलब। उसके बाद आता है, यद्यपि वह मोटा है, यद्यपि वह मोटा है तथापि डरपोक। अब इसमें भी यद्यपि तथापि से पहचान जाएंगे दोस्तों कि वह अधूरा हो जाएगा अगर इनको एक भी हटा दिया वाक्य तो, इसलिए हमारा मिश्रित वाक्य है। हमने पढ़ना कम कर दिया क्योंकि परीक्षा बढ़ गई, हमने पढ़ना कम कर दिया क्योंकि परीक्षा बढ़ गई, क्योंकि लगा हुआ दोस्तों, ये भी हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुए हमारे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। इनसे अक्सर प्रश्न आता है दोस्तों, इन्हीं से अक्सर प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, तो इनको याद रखेंगे। इन सभी के नियम हमने बताया। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य में वो याद रखेंगे जो अव्यय बताए थे, और तथा, या, अथवा आदि लगा हो बीच में वाक्य, दो वाक्यों के बीच में, तो हमारा सरल संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद मिश्रित वाक्य हमने बताया दोस्तों ये कि उसमें अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो हमारा वहाँ मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इतना याद रखेंगे दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन आता है अक्सर। अब आगे देख लेते हैं अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर इनको भी अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, इनसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। देखते हैं, सबसे पहला आता है साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य। हमने बताया था अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के, तो पहला है उसमें साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य। इसमें कहता है किसी काम के करने या होने का बोध हो, तो सीधा सी बात है, किसी काम के करने का होने का बोध हो तो हमारा वो साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा है, सीता पत्र लिखती है, राम खाना खाता है।
सीता पत्र लिखती है तो किसी काम के करने का बोध होता है दोस्तों। पत्र लिखने का बोध हो रहा है, यहाँ पर हमें काम के करने का बोध हो रहा है, तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया। अब कहता है राम खाना खाता है, तो राम भी कोई काम कर ही रहा है, खाना खा रहा है मतलब काम कर रहा है, तो हमें काम करने का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। अब इसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेध से हम लोग समझते हैं, निषेध का मतलब होता है मना करना। मना करना निषेध का मतलब है। तो निषेधवाचक वाक्य में कहता है काम के ना करने का या ना होने का बोध हो। काम के ना करने का और या ना होने का बोध हो तो हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा। साधारण वाक्य में था काम के करने का बोध होता है या होने का बोध होता है, इसमें ना करने का और ना होने का बोध होता है, तो हमारा निषेध का मतलब मना होता है, तो वही ना लग गया है, उससे निषेधवाचक होगा। जैसे श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, अब ये काम नहीं कर रहा है, ना करने का बोध हो रहा है कि श्याम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं कर रहा है वो काम, इसलिए यहाँ पे निषेधवाचक हो जाए, मतलब नहीं लग जाए तो हमारा निषेधवाचक हो जाएगा दोस्तों। मना करने का भाव हो उसमें तो सीधे सीधे निषेधवाचक वाक्य होगा। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में दोस्तों। ये भी और सिंपल है, किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का अगर बोध हो जाए वाक्य में तो हमारा वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो जाए, किसी तरह से ही प्रश्न पूछने का बोध हो तो हमारा वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसमें याद रखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा दोस्तों। उदाहरण देखते हैं, यह किसकी पुस्तक है। प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे सामने खड़ा है, उससे पूछ रहे हैं यह किसकी पुस्तक है, तो ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है, तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये प्रकार। इसके बाद आते हैं हम लोग विस्मयवाचक वाक्य में। विस्मयवाचक, तो इसमें कहता है हर्ष, विस्मय, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य आदि भाव प्रकट हो। हर्ष प्रकट हो, विस्मय प्रकट हो, शोक प्रकट हो, घृणा प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो, ये आदि भाव प्रकट हो जाए तो हमारा वो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, तो ये हाय का वर्ड है, हाय का मतलब है ये हमारा एक विस्मय प्रकट कर रहा है, शोक प्रकट कर रहा है एक तरह का, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसमें जो विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं ये हमारे अवश्य लगाएंगे दोस्तों इस वाक्य के बाद या शब्द के बाद। उसके बाद कहता है छी छी कितने गंदे हो, छी छी कितने गंदे हो। अब छी छी क्या है दोस्तों, ये घृणा प्रकट कर रहा है एक तरह से, छी छी कितने गंदे हो, इसलिए हमारा ये विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य में। तो आज्ञावाचक वाक्य में कहता है आज्ञा या उपदेश देने का बोध हो। किसी वाक्य में अगर आज्ञा या उपदेश देने का बोध हो तो हमारा वो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ये हमेशा छोटे लोगों को दिए जाता है, छोटे लोगों को कहा गया वाक्य हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। एक तरह समझाना हो गया, इस तरह सुझाव देना हो गया, वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। कैसे, अपना अपना काम करो, जैसे टीचर है, अध्यापक हैं, अध्यापक कह रहे हैं बच्चों को, क्लास में बच्चे इधर उधर कर रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं अपना अपना काम करो, तो ये एक तरह का उपदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं बच्चों को कि अपना अपना काम करो नहीं तो दंड पड़ेगा तुमको, इसलिए हमारा ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद शोर मत मचाओ, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं तो शिक्षक कह रहे हैं बच्चों के कि शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, ये भी एक आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए हमारा आज्ञावाचक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों इस इच्छावाचक वाक्य में। तो इच्छावाचक वाक्य में क्या कहता है दोस्तों, इच्छा हो, शुभकामना हो, अभिशाप हो, इच्छा हो, शुभकामना हो, अभिशाप हो, इन सब का देने का बोध हो तो हमारा वो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे आपका कल्याण हो, उदाहरण में कह रहा है आपका कल्याण हो, तो ये हमारी इच्छा है दोस्तों, हम शुभकामना दे रहे हैं अपनी इच्छा से, तो इसलिए हमारा वो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, आपका कल्याण हो। उसी तरह भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, ये भी हमारा एक तरह की इच्छा है अपनी, हम व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों संदेहवाचक वाक्य में। संदेहवाचक वाक्य क्या कहता है, संदेह या संभावना का बोध हो। जब किसी वाक्य में कोई संदेह या संभावना का व्यक्त हो, संभावना का बोध हो, तो हमारा वो संदेहवाचक हो जाए कि हमारा ये कार्य होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ लगे तो हमारा वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण में देखते हैं दोस्तों इसको, संभवतः छुट्टी हो, संभवतः छुट्टी हो या संभवतः कल छुट्टी हो,
या हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमें लग रहा है हो सकता है या नहीं हो सकता, संदेह हो उस बारे में, तो हमारा वो संदेहवाचक होगा। जैसे इसमें है छुट्टी के बारे में पता नहीं है हो कि ना हो, तो इसीलिए कह रहा है संभवतः छुट्टी हो, तो हमारा वो संदेहवाचक हो जाएगा वाक्य। इसके बाद आता है शायद आज वर्षा होगी। अब शायद से ही पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें संदेह लग रहा है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती वर्षा, तो इसलिए हमारा संदेह हो रहा है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, शायद आज वर्षा होगी। इसके बाद आ रहा है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य में क्या कहता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हो तो वह वाक्य हमारा संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण हैं दोस्तों, इनको देख लेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। कह रहा है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो एक इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर हम यदि परिश्रम करोगे अकेले कहें तो हमें कुछ इसमें भी अधूरा अधूरा लगेगा दोस्तों। उसके बाद कहते हैं तो अवश्य सफल होगे, तो अवश्य सफल होगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक क्रिया का होना मतलब परिश्रम करने का है, जो वो दूसरी क्रिया सफल होने पर निर्भर है। अगर परिश्रम करेगा तभी सफल होगा, तो ये हमारी परिश्रम करना सफल होने पर निर्भर हो रहा है, इसलिए हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है अगर वर्षा होगी तो खेत नहीं सूखेंगे। इसमें भी वर्षा का होना खेत ना सूखने पर निर्भर कर रहा है, वर्षा के आधार पर ही हमारे खेत सूखेंगे ना सूखेंगे ये निर्भर कर रहा है, इसलिए हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद यदि तुम आते हो तो इतनी मुसीबत नहीं होती। यदि तुम आते हो तो इतनी मुसीबत नहीं होती, मतलब उसके आना जो है वो मुसीबत पर निर्भर है, मुसीबत के आने या ना आने पर निर्भर है उसका आना। जब वो आता है तो मुसीबत नहीं होती है, तो हमारा आना जो है मुसीबत पर निर्भर है, इसलिए हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा ये भी दोस्तों। तो ये रहे संकेतवाचक वाक्य दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ से हमारे वाक्य प्रकार भेद सभी समाप्त होते हैं दोस्तों। तो तब तक हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। अगर दोस्तों किसी भी विषय में आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका निवारण आपको तुरंत किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद।